नमस्कार, स्वागत है आपका आज के प्राइम डिबेट में। हरियाणा विधानसभा में एक प्रस्ताव पास करके केंद्र से अपील की गई है कि वो एसवाईएल नहर का निर्माण अपने हाथ में ले ले। इस मांग के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाला है। हरियाणा के सभी राजनीतिक दल इस मांग का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मांग मानी जाएगी और क्या प्रधानमंत्री एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए राजी हो जाएंगे, क्योंकि पंजाब से इस पर सहमति लेना हर बार नामुमकिन लगा है। हरियाणा विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास करके केंद्र से सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण की अपील की है। सतलुज यमुना लिंक, जिसे ज्यादातर एसवाईएल के नाम से जाना जाता है, इसे सदन में हरियाणा की लाइफलाइन मानते हुए सभी सदस्यों ने सरकार के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। प्रस्ताव के तहत मुख्यमंत्री हुड्डा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर एसवाईएल के निर्माण की अपील करेगा। संसदीय कार्य मंत्री रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक वक्त आ गया है जब सभी राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा के किसानों के हित में इस मुद्दे को नतीजे तक पहुंचाया जाना चाहिए। दरअसल जब से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से मसला लटका हुआ है और अब जब अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, आखिरी वक्त में सरकार को इस मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं लग रहा। 2004 में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 1 साल के भीतर पंजाब सरकार एसवाईएल नहर का निर्माण कराए। अगर पंजाब सरकार नहर नहीं बनाती तो केंद्र अपने खर्चे पर ये नहर बनाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तत्कालीन इनेलो भाजपा सरकार काफी खुश हुई थी और मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने खुशी में लड्डू भी बांटे थे। लेकिन अगले ही साल 2005 में कांग्रेस की सरकार बन गई और तब से एसवाईएल नहर बनवाने के लिए विधानसभा के भीतर सरकार बस प्रतिबद्धता भर जताती रही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में पंजाब के तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पास कर सभी जल समझौते रद्द कर दिए थे और तभी से मामला अटका हुआ है। तो क्या हरियाणा की लाइफलाइन माने जाने वाली एसवाईएल नहर का निर्माण अब हो सकेगा या क्या ये महज एक चुनावी स्टंट भर है? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे आज के मेहमान। उनके परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले अर्जुन शुराण जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हरबंश सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश गौड़ साहब हैं, भाजपा के नेता हैं। साथ ही फोन लाइन से हमसे जुड़ चुके हैं राजीव गोदारा, जो कि आपके प्रवक्ता हैं। चर्चा की शुरुआत अर्जुन जी आपसे करना चाहेंगे। एसवाईएल नहर का मुद्दा फिर से उठ गया है। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है। साथ ही सभी दलों को लगता है कि इस मुद्दे के जरिए चुनाव में जीत हासिल की जा सकती है। एक राजनीतिक मजबूरी तो है ही, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार जब सारे दल सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर चुके हैं, नहर का निर्माण हो सकेगा? देखिए, सर्वसम्मति से एक बार प्रस्ताव पास हो गया, जिससे पहले भी कई बार कई किवायतें कई प्रस्ताव ऐसे पास हुए, एक्ट पास हुए, ट्रीटीज बनाई गई, पर अब तक ये नहर क्यों नहीं बनी? ये नहर इसलिए नहीं बनी है क्योंकि हमारे जो बाकी पार्टीज हैं, इस पूरे स्टेक होल्डर्स हैं, पंजाब है, हिमाचल है, दिल्ली है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, राजस्थान है, इन सब से बात किए बिना आप एक चीज कर देते हैं, आप उस पे पॉलिटिक्स करते हैं और आप बिना एक चीज पर डिसाइड किए, एक चीज पे फर्म डिसीजन लिए आप आगे बढ़ते हैं। 2004 में जब सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, आप मिठाइयां बांटते हैं, आप कहते हैं ये पंजाब की हार है जी। उसका सीधा सीधा रिएक्शन होता है पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी पॉलिटिक्स खेलते हुए उस वक्त वो जो 2004 का एक्ट था, सारी एग्रीमेंट खत्म करते हुए लाना पड़ता है। तो एक सीधा सीधा यहाँ पर लाइफलाइन आपने जरूर कहा ये है, पर ये पॉलिटिक्स की लाइफलाइन बनती जा रही है जी। हरियाणा में चुनाव में जीत हासिल करनी हो तो इस मुद्दे का उठाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं उठाएंगे और ये सारी पार्टी उठा रही है इस वक्त। बाकी पार्टी, बिश्नोई साहब उठा रहे हैं अपनी पार्टी से, हर आदमी हरियाणा के चुनावों में इस मुद्दे को इसलिए उठाने की कोशिश कर रहा है वो कि अब जब 3 महीने रह गए। हुड्डा साहब से पूछा जाए, जब इनकी यूपीए की सरकार थी, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, तब इसका क्यों नहीं निवारण किया गया? ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट में था, पर बातचीत से अगर पाकिस्तान और भारत इंडस वाटर ट्रीटी कर सकते हैं, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और सेंटर मिलकर कोई कारगर इसमें कदम क्यों नहीं उठा सकते? जी, ऐसा लगता है कि आपस में ही दुश्मनी ज्यादा हो रही है, भले पड़ोसी देश के साथ ट्रीटी हो चुकी है। हरबंश जी, आपसे जानना चाहेंगे, काफी लिखते पढ़ते रहे हैं आप इस मुद्दे पर, क्या आपको लगता है कि अभी वो वक्त आ गया है जब इस नहर का निर्माण हो सकेगा? मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से
और इन हालात में इसका कोई समाधान हो सकता है। उसका बड़ा कारण ये है कि यह मुद्दा जो है इस बात पर नहीं अटका हुआ कि किसका अधिकार कितना है जी। उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय कर चुका है। हरियाणा को मिलना चाहिए, एसवाईएल जो है वह बननी चाहिए जी। यह इससे बड़ी अदालत कोई नहीं है इस देश में जो इस पर कोई अपनी टिप्पणी दे सके जी। समस्या ये है कि प्रदेशों को लगता है कि हमारे अधिकार मारे जा रहे हैं और दुर्भाग्यवश विशेषकर पंजाब में जो राजनेता हैं वो छोटी सोच के राजनेता रहे हैं जी। इसी का परिणाम है कि वह यह भूल जाते हैं जब वो रिपेरियन लॉ की बात करते हैं कि हमारा ही अधिकार है जी। वह यह भूल जाते हैं कि इस पर रिपेरियन लॉ लागू नहीं होता। उसका कारण यह है कि हमने पाकिस्तान के साथ ट्रीटी करके 3 नदियों का पूरा जल लिया जी। और 3 नदियां पूरी की पूरी जो है वह हमने पाकिस्तान को दी जी। और विडंबना यह है कि जो नदियां हमने दी उनमें 136 MF पानी है। इंदस में, सिंध, झेलम और चिनाब में कुल मिलाकर औसतन 136 MF पानी जाता है और जो 3 नदियां हमने ली उनमें औसतन 36 MF जाता है जी। दूसरे शब्दों में लगभग 80% जो सिंधु थाले का पानी जो है वह हमने पाकिस्तान को दिया जी। और अपने लिए जो है 20% रखा। ऐसा हमने क्यों किया? यह इसलिए किया कि पानी की हमें भी जरूरत थी जी। और दुर्भाग्यवश जितने भी कनाल बने थे वह सारे के सारे वर्तमान पाकिस्तान में बने थे। हेडवर्क जो थे वह भारत में थे, माधोपुर, पठानकोट और फिरोजपुर, यहाँ पर वो हेडवर्क्स थे और उसी कारण जो है पाकिस्तान की भी लाइफलाइन जो है यही नदियां थी जी। इन नदियों पे फिर झगड़ा था। अंत में एक स्थिति यह भी थी कि हम यह भी मानने को तैयार थे कि चिनाब हम रख लेंगे जी। सतलुज हम दे देंगे पाकिस्तान को क्योंकि सतलुज पर ज्यादा जो है नहरें बनी हुई थी। चिनाब जो है वह हम अपने पास रख लेंगे जी। और सुझाव यह था कि चिनाब का पानी जो है टनल के माध्यम से जो है वह रावी और रावी से ब्यास, जैसे अभी भी जो है ब्यास और जो सतलुज है इसको पंडोर डैम से जो है वहां से टनल से जो है वो जोड़ा गया है, सुंदरनगर में जाके वो है मिलता है। वैसे ही जो है वो चिनाब का सारा पानी जो है वह हम यहाँ ले आएंगे। अकेले चिनाब में 36 MF से अधिक पानी है, यानी कि जितना हमें यहाँ मिल रहा है 3 नदियों से उतना अकेले एक दरिया से जो है हमें पानी मिल सकता था। अगर पंजाब के राजनेता यह समझ लेते, यह मान लेते कि यह जो है रिपेरियन लॉ लागू नहीं होता, यह नदी जो है यह देश की नदी है जी, तो यह समस्या नहीं होनी थी। लेकिन राजनीति ने कई करवटें ली, कई मोड़ आए और कई परतें जो हैं एक के ऊपर पड़ी हुई हैं। उसका परिणाम यह है कि इसको जो है हमने पर्यायवाही बना दिया हुआ है पंजाब की अस्मिता से और पंजाब के जीवन से जी। हालांकि सच्चाई यह है कि दोनों ही हरियाणा और पंजाब जो है वह सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां तक खेती बाड़ी का प्रश्न है जी। यहाँ आवश्यकता इस बात की नहीं है कि अधिक से अधिक खेती की जाए, यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि किस प्रकार विविधीकरण हो और अलग प्रकार की खेती तलाश, जो रेनफेड एरियाज हैं उनको रेनफेड तरीके से ही वहाँ बेहतर जो है जी। यानी आपका कहना है कि इन सबसे उठकर एक नए विकल्प की तलाश विकल्प और बड़ी थोड़ा खुले दिल की सोच जो है, सोच जो कि नहीं आप कमी पाते हैं। राजेश जी, भाजपा के पास बहुमत की सरकार है केंद्र में, एनडीए की सरकार, फिर भी आप कहते हैं पंजाब में भी एनडीए की ही सरकार है। क्या उम्मीद करेंगे इस बार जब हरियाणा से सभी दलों का एक शिष्टमंडल मोदी सरकार के पास जाएगा तो कुछ सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर कोई बैरियर नहीं है, कोई अपोजिशन पार्टी की सरकार नहीं है। देखिए, अगर आप देखिए वाजपेयी जी के समय में 2002 में एक नई टर्म शुरू की गई थी इंटर लिंकेज रिवर्स के बारे में, और मोदी जी ने अब जो मिनिस्ट्री का नाम भी जैसे चेंज किया, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट, मतलब कि रिवर यानी सरकार का फोकस है और सरकार ने 100 करोड़ के लिए रखे भी हैं कि आने वाले समय में इंटरलिंकेज जो रिवर्स जो रखी जाएं और डेवलपमेंट किया जाए, उस पर बैरक्स बना के, कैनाल्स या रिजर्वोयर्स बनाकर उसको आगे लाया जाए। तो इस संबंध में भाजपा और अगर आप देखें भी
अगर आप पिछला वो रिकॉर्ड भी देखें, जो 3.5 MF की हमेशा हरियाणा ने मांग करी है 7.0 में से। और एक पीछे एक रिपोर्ट भी आई थी एक रामेश्वर मलिक जी की, जो कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे और इसके साथ काम कर रहे थे एसवाईएल नहर कनाल के साथ। उन्होंने बोला था कि जो सरहिंद कनाल से जो पानी आ रहा है, जो ब्यास से जो राइट हाउस पावर हाउसेज हैं जहाँ से कनाल से हम देते हैं, वो अगर हम 3.5 नहीं भी लें, वो वैसी वेस्टेज में ब्यास में मिल रहा है, तो उसको क्यों ना हरियाणा के लिए यूज किया जाए। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं। प्रॉब्लम तो कभी नहीं थी, लेकिन वो रिपेरियन लॉ की बात जो पंजाब बोलता रहता है कि भाई ये तो हमारी धरती पे बहती नदियां हैं और इस पे पानी का हक तो सबसे पहले हमारा है। देखिए 1981 में जब ये एग्रीमेंट हुआ, तब दरबारा सिंह जी, इंदिरा गांधी जी ने ये बैठकर ये डिसाइड किया था कि 3 MAF जो मिलियन एकड़ फीट है, इनको दिया जाए हरियाणा को। तब भी तो उनमें सारे जो नुमाइंदे थे पंजाब से, हरियाणा से, सभी के थे, और सबने बैठकर ये एग्रीमेंट किया था। और इन्होंने ये एग्रीमेंट 2004 में लेकिन अब पंजाब में लगभग हर राजनीतिक दलों की ये मजबूरी बन गई है कि अगर वोट बैंक पाना है तो आपको ये रिपेरियन लॉ का हवाला देते रहना पड़ेगा। मानेंगे आप? देखिए हरियाणा जो है पंजाब का छोटा भाई है। अगर बड़ा भाई छोटे भाई का ध्यान नहीं रखेगा तो आगे कैसे डेवलपमेंट के मुद्दे पर वो बड़ा भाई उस मूड में दशकों से नहीं नजर आया है। हमारे साथ फोन लाइन पर राजीव गोदारा साहब जुड़े, अगर उन्होंने इस पूरी चर्चा को सुना होगा तो गोदारा साहब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा लगता है कि पंजाब के रुख पे अब नरमी आ सकती है, क्योंकि अकाली सरकार अभी भी वहां पर है और इनेलो जब उनका भाई है और अपने भाई पार्टी अगर मध्यस्थता करता है तो कुछ बात बन सकती है? मालूम नहीं मुझे ये कौन सा तरीका हम खोज रहे हैं पानी की समस्या को हल करने का। जी लगातार हम देखते रहे एक पार्टी की सरकार और दूसरी पार्टी की सरकार, और उस पूरे दौर में होता ये रहा है कि जब कोई इलेक्शन नजदीक आता है हमारे लिए मुद्दा बना के बैठ जाते हैं हम, और जब चुनाव नहीं होता तब सब पार्टियां इसमें चुप रहती हैं, एकदम गंभीर चुप्पी के साथ बैठती हैं। लंबे समय से हरियाणा की किसी राजनीतिक पार्टी ने इस सवाल को नहीं उठाया, चुनाव नजदीक आया तो उठाया। परंतु मेरा एक और सवाल है हमारे सभी राजनीतिक दलों से, हरियाणा और पंजाब के दोनों स्टेट के जो राजनीतिक दल है और जो इस इशू को उठाने वाले लोग हैं, कि दोनों स्टेट में पानी का संकट है, इसमें कोई समस्या नहीं, ये बिल्कुल सच है। तो हरियाणा के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहला सवाल ये उठता है कि जितना पानी हरियाणा के पास है, क्या उसका ठीक बंटवारा हरियाणा के बीच में हुआ है? क्या दक्षिण हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलने के लिए हमने कोई नीति स्कीम बनाई है या उसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया है? अगर हमने वो नहीं किया है तो बड़ा भाई छोटे भाई पंजाब के साथ खेलने की बजाय हमें अपने अंदर भी देखना चाहिए। दूसरा, पानी की पूरी व्यवस्था को हमने कैसे किया है, पानी का ठीक प्रबंध हमने कैसे किया है? चेक डैम्स बनाकर हो सकता था, कुछ और तरीके हो सकते थे, क्या उससे कोई प्लानिंग हमारी है? अगर वो नहीं है तो फिर ये सारे फैसले और प्रस्ताव एकदम घोर राजनीतिक वोट की राजनीति का हिस्सा बनकर सामने आते हैं। ये ठीक बात है कि एसवाईएल हरियाणा के लिए जरूरत है, हरियाणा का हिस्सा बनता है, परंतु बार बार ये बहस करना और ये तर्क देना कि हमारा हिस्सा बनता है और पंजाब से तर्क आना कि नहीं बनता, शायद इससे समस्या सुलझने वाले नहीं है। तर्क दोनों तरफ है, तर्क दोनों तरफ चलते हैं। जी गोदारा साहब, अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उतर रहे, आपको इसके साथ खत्म करना चाहूंगा कि दोनों राज्यों के किसान, हमारे दक्षिण हरियाणा के किसान और वहाँ धान लगाने वाले किसान, दोनों एक दूसरे की बात को समझें, दोनों उस संवाद की स्थिति में आए, दोनों सरकारें संवाद स्थापित करें और उस तरह के संवाद के माध्यम से मुझे लगता है हम आगे बढ़ सकते हैं। जी लगातार गोदारा साहब आप जरूर कह सकते हैं, क्योंकि आप पार्टी की ओर से बोल रहे हैं, लेकिन जो भाजपा और जो इनेलो या फिर अकाली दल है वो, उनकी तो ये राजनीतिक मजबूरी है, वो कैसे बोल सकते हैं इस तरह के बयान? ये उनको देखना है कि उनकी राजनीतिक मजबूरी कितनी है। प्रकाश सिंह बादल हरियाणा में आकर चौटाला साहब का समर्थन करते हैं तो उनसे कौन पूछेगा कि वो क्या कर रहे हैं और इसका मतलब क्या होता है? और जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पंजाब में एक बात बोलती है, हरियाणा में दूसरी बात बोलती है, तो क्या हरियाणा और पंजाब के लोगों को, किसानों को समझ नहीं आता कि आखिर किया क्या जा रहा है? क्या दोनों को समझ नहीं आता कि हमें हमारे साथ वोट की राजनीति की जा रही है, वोट लेने की एक नाकामयाब कोशिश हो रही है? तो आप मानते हैं कि भाजपा भी राजनीति कर रही है, वोट बैंक की राजनीति? मुझे नहीं लगता कि चुनाव में एसवाईएल का बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। हाँ, एक कोशिश जरूर होती है कि बहुत सारे तात्कालिक मुद्दे हैं, चाहे वो करप्शन से ध्यान हटाने का मामला हो, चाहे कोई दूसरी चीज हो, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की चीजें होती हैं और अचानक एसवाईएल को या चंडीगढ़ को या इस तरह के मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। अगर ये गंभीरता होती तो जब चुनाव नहीं होता तब ये उठाता। बहुत बहुत शुक्रिया गोदारा साहब।
जी गोदारा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर। तो जिस तरह से आपने गोदारा साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि भाई जब चुनाव की बात होती है तो हरियाणा में भी, जिस तरह से उन्होंने मुद्दा उठाया कि हरियाणा में भी पानी का बंटवारा उतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ, दक्षिण हरियाणा के लोग अभी भी भेदभाव का शिकार होते रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री पर भी उसका आरोप लगा है। शुरान साहब आपसे फिर से शुरू करना चाहेंगे। जिस तरह से गोदारा साहब ने कहा कि हरियाणा में तो खुद भी क्षेत्रवाद की राजनीति हो रही है, फिर पंजाब से क्यों आप उम्मीद करते हैं कि क्षेत्रवाद की राजनीति ना करे? नहीं, देखिए क्षेत्रवाद की राजनीति होती रही है। दक्षिण हरियाणा को पानी नहीं मिलता है, पर हरियाणा सरकार पंचकूला से लेकर गुड़गांव तक अलग अलग जगह पे गोल्फ कोर्स बनाती है, SEZ बनाती है, जहाँ पे पानी की बहुत खपत है। गोरखपुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की कोशिश करती है, जहाँ पे पानी की एक्सेसिव मात्रा में जरूरत होगी। जब आप और जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे, पुराने तरीके थे पानी को संजोने के, जो राजस्थान में थे, हरियाणा में, पंजाब में थे, उनको खत्म कर दिया जाता है। आप ये मुद्दा सिर्फ SYL का नहीं है, ये मुद्दा पानी का है, एक रिसोर्स का है, उसके पूरे आवंटन का है, वो हर जगह हो। जब महेंद्रगढ़ जैसी जगह में पीने का पानी नहीं मिलता और बाकी जगह में गोल्फ कोर्स बनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मिसमैच, एक भेदभाव दिखता है। ठीक है कि 30 सालों में SYL इस मुद्दे पे कुछ नहीं हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर अगले 30 साल तक ये मुद्दा नहीं सॉल्व होता या इस पे कुछ नहीं होता, क्या हरियाणा सरकार सदर्न हरियाणा की, साउथ हरियाणा कुछ नीड्स पूरी नहीं करेगी? क्या हम कुछ ऐसे तरीके, चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, ड्रिप इरिगेशन हो, या किन क्रॉप्स को उगाना है या नहीं उगाना, इस सब में कुछ ना कुछ सोचेंगे या नहीं? हम जानते हैं कि पंजाब में आज जो गलतियां हो रही हैं, जहां पर गन्ना उगाया जाता है, जहां पे चावल वगैरह धान की खेती होती है, उन गलतियों से उठ के, जहां पे पानी की बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, उन गलतियों को हरियाणा ना दोहराए। हम ये नहीं चाहते कि जब ये राजस्थान या हरियाणा में जब SYL का जब पानी आएगा तो वहां पर धान की खेती होगी, हम नहीं चाहते हैं। जितना पानी हो उस हिसाब से खेती हो। हमारी ट्यूबवेल की जो नीति है उसके ऊपर पूर्ण विचार की जरूरत है। इन बिटवीन अपनाना चाहिए, जो कि पिछले 30 सालों के दौरान हरियाणा ने बिल्कुल नहीं किया। वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है कि भाई विकास तो तभी होगा जब पंजाब से SYL के थ्रू पानी आएगा। हरबंस जी, वैसे देखिए, अब पिक्चर को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करें तो देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भी जल विवाद रहा है, और ये लग रहा है कि जल विवाद आपस में सुलझाना बहुत ही एक टेढ़ी खीर है, और शायद ये नामुमकिन है। नामुमकिन तो नहीं होता। सबसे बड़ा जल विवाद जो है देश क्या, सबसे बड़ा जल विवाद जो है वो यूरोप में रहा है जी। डैन्यूब नदी जो है तकरीबन पूरे यूरोप को जो है काटती हुई नीचे जो है वह जाके सागर में मिलती है। उसमें कम से कम 7-8 देश हैं जो रिपेरियन का दावा जो है उस पर करते हैं जी। लेकिन सभी जो है अब वो समझौता कर चुके हैं कि किस प्रकार जो है हमने पानी का बंटवारा करना है, कितना किस जगह पर कौन रोक सकता है। इसी तरह नील नदी है, नील नदी की भी समस्या जो है वह सुलझाई गई। अमेरिका में मिसिसिपी है, इंटरस्टेट रिवर है वह भी जी, और वहां भी ये सुलझाई गई। ये बात नहीं कि सुलझाई नहीं जा सकती, और इंडिया और पाकिस्तान अगर आपस में सुलझा सकते हैं जी, तो दो अपने प्रदेश जो है वो क्यों नहीं सुलझा सकते? सुलझा सकते हैं। क्या इसमें जो टेररिज्म का जो खतरा, सिर्फ टेररिज्म की बात नहीं, टेररिज्म की बात जो है मैं जोड़ता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की थी, ये उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है कि हरियाणा का हक बनता है। उन्होंने बड़ी कड़ी टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि पंजाब जो है एक मुकदमेबाज की तरह जो है ना अभी तक इस मामले को लटकाता रहा है जी जी। और साथ में फिर ये नसीहत दी कि ये मुद्दा ऐसा है जो हमारे फैसले के बावजूद जो है आप नहीं सुलझा पाओगे, क्योंकि यह राजनेताओं द्वारा सुलझाया जाएगा। यह पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है, यह हक की लड़ाई नहीं है, यह पॉलिटिक्स की लड़ाई है जी। तो पॉलिटिक्स की लड़ाई जो है उसमें टेररिज्म जो है वो हथियार बना है। उसको उस समय के राजनेताओं ने जो है उसका लाभ उठाया, लेकिन वह जिन है वो जिन बोतल से बाहर निकल चुका है, और उसी जिन से डरते हुए अमरिंदर सिंह ने भी जो है वह विधेयक पास किया जिससे सारे पुराने क्या अभी भी स्थितियां वैसी ही हैं जैसे 85 के दौरान थी या उसके बाद? जब नहीं, अभी वैसी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर कोई कहे कि सब कुछ जो है सामान्य हो चुका है, वह नहीं है। क्योंकि एक तबका है पंजाब में, और तबका जो है वो नहीं होता कि जो बहुसंख्या में हो।
अल्पसंख्यक जो है वह भी किसी जो है भावनात्मक मुद्दे को लेकर जो है इतनी भावनाएं भड़का सकते हैं कि बाकी सारे मजबूर होकर उनके पीछे चलते हैं। टेररिज्म के पीरियड में भी एक टाइम था जब हमें लगता था कि पूरा का पूरा पंजाब जो है टेररिज्म की चपेट में है, सभी लोग जो है ये जो खालिस्तानी है, अलगाववादी जो है, इनके पीछे जुड़े हुए हैं, लेकिन वह थे ही नहीं वास्तविकता। डर था, वह आतंक था। तो भय और आतंक जो है उससे डरते हुए फिर लोग जो है जुड़ जाते हैं उसके साथ, वो फिर हमारे हाथ की बात नहीं रह जाती। जी राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, मोदी को एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में जाना जाता है जो कि सख्त फैसले लेने वाले माने जाते हैं, और ऐसा कहते हैं कि जब मोदी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। तो क्या ये माना जाए कि सख्त फैसले पंजाब में भी मोदी सरकार दिखाएगी और जो ये टेररिज्म का हवा दिखाते आए हैं पॉलिटिशियंस, उन पर लगाम लगा पाएंगे? मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी चाहे गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर तब भी उन्होंने सख्त फैसले लिए, और अभी भी जब विधेयक पास हुए, हमारे जो आपके बजट पास हुआ, उसके अंदर भी उन्होंने कई कड़े फैसले लिए, उसका हमें आलोचना भी सहनी पड़ी। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में शायद इसको वाटर रिसोर्सेज को लेकर या वाटर रिवर डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि जैसा आप पहले ही कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार का तो फोकस ही है पानी की समस्या को दूर करना। ये तो 2002 में वाजपेयी जी ने कहा ही था, उन्होंने स्टार्ट ही की थी इंटरलिंकेज सवाटर वाली बातचीत कि हम सभी नदियों को जोड़ेंगे और जिससे जो फसल है वो ज्यादा होगी, ना कि पंजाब हरियाणा, सभी जितने भी स्टेट्स हैं सभी को। तो ये तो है ही हमारा मुद्दा, और 100 करोड़ तो वैसे ही हमने रखे हुए हैं इस चीज के लिए कि आने वाले समय इस पे विकास पे या इनके वो चलाने पे स्पेंड करेंगे। क्योंकि टेररिज्म के अगेंस्ट जिस तरह से मोदी अपने चुनावी प्रचार के दौरान भी बातें करते रहे थे, तो इस चीज का हम मान सकते हैं कि ये असर पंजाब में दिखेगा अगर इस तरह के पॉलिटिशियन अगर धमकी देते हैं तो? मेरे हिसाब से तो मोदी जी का बोलना या बातचीत जिस तरह से करते हैं, जिस तरह से वो नेतृत्व कर रहे हैं भाजपा का ये प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे लगता है कि वो कड़े फैसले जरूर लेंगे, कड़े फैसले लेने वाले व्यक्तित्व हैं मोदी सर। आपको लगता है? एक इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, ये सही बात है, वो कड़े फैसले लेते होंगे, वो अच्छी बात है, पर हम जानते हैं कि पंजाब में काफी कुछ जो हुआ वो कड़े फैसलों के कारण ही हुआ, इंदिरा गांधी सरकार के। शांति है तो कड़े फैसलों की वजह से नहीं, शांति कई बार कड़े फैसले से नहीं होती, संवेदनशीलता से होती है, एक टेबल पे बैठ के बातचीत करने से होती है। और वो डायलॉग का प्रोसेस जब तक सरकार, चाहे वो मोदी सरकार हो इतनी सीटें जीतने के बाद भी, और या यहाँ पंजाब हरियाणा की सरकार है, वो जब तक डायलॉग का प्रोसेस नहीं करेंगी और कड़े फैसलों पे ही एक तरीके का फॉल बैक करते रहेंगी, तब तो बहुत दिक्कत होने वाली है। पर जैसे जम्मू कश्मीर में कड़े फैसले नहीं लिए गए और पंजाब में लिए गए, तो ये हमारे सामने ये नमूना पेश वो अलग डिबेट है। और वहां पे भी मैं ये कहूंगा, हमारी पहले शायद इस पे डिबेट भी हुआ है कि जहां जहां कड़े फैसले बिना सब स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किए लिए जाते हैं, वहां पे अलगाव होता है, वहां पर लोगों में गुस्सा आता है। क्योंकि आदमी जब तक अपनी जो सर बात कर रहे थे, 80 के दशक 90 के दशक में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि लोगों की आवाज नहीं सुनी है। आज SYL का मामला है, पानी का मामला है, लोगों ने कहा है कि साउथ एशिया में वाटर वॉर्स होने वाली हैं, तो ये वाटर वॉर अगर छोटी सी यहाँ से इसकी शुरुआत हम रोक सकते हैं, तो कड़े फैसलों से नहीं, संवेदनशीलता से और डायलॉग बना के ही रोक सकते हैं। संवेदनशीलता, क्या आपको लगता है हरबंस जी कि अब मैच्योर पॉलिटिक्स हो गई है इंडिया की और ऐसी संवेदनशीलता देखने को मिलेगी? क्योंकि फिलहाल जो हम देख रहे हैं भारतीय राजनीति में, वो मैच्योर पॉलिटिक्स तो नहीं दिखाती। आप तो बड़ा आशावादी बात जो है वह कर रही हैं, मुझे ऐसी आशा जो है वह दिखाई नहीं देती जी। और इन मुद्दे से हम भटक जाएंगे, मोदी जी के ऊपर अगर कुछ टिप्पणियां करनी शुरू कर दें तो उसको मैं छोड़ दूंगा इस टॉपिक पे। लेकिन इतना तय है कि यदि भारत और पाकिस्तान, ये दोनों पंजाब ही, भारत का पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब, यही आपस में बहुत ज्यादा अगर इंटरेक्शन करें तो हमारे पंजाब को भी यह समझ में आएगा कि पाकिस्तानी पंजाब की सबसे बड़ी समस्या जो है वह दरिया है, और दरियाओं को लेकर वहां पर भी जो है युद्ध होने वाला है आपस में। सिंध नदी इस समय जो है, सिंध नदी का ये हाल है कि सिंध नदी वास्तव में जो बहती हुई जो है कराची की तरफ जाती है, वह नदी जो है नदी नहीं है, सिंध नदी नहीं है, उसका नाम सिंध नदी बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंध नदी के पीछे जो है वो तिब्बत में ही बांध जो है वह बन चुका है, और उस बांध के कारण सिंध नदी का पानी जो है वहीं रुक गया हुआ है, एक बूंद पानी नहीं आता जी। उसके बाद जो सिंध नदी आगे चलती है वह नदी है जिसमें उसके ट्रिब्यूटरीज का जल है जी। तो वो जो है सड़क रह गई है और बाकी सड़कें जो है उसमें आके मिली हुई हैं, दरिया खत्म है। सिंध जो है, सिंध नदी जो इतनी महान, जिसे महासिंधु कहा गया है, सागर माना गया है, वह सागर नहीं है। तो वो भी जो है
मोहताज हैं पानी के जी, वो आपस में लड़ने की कगार पर हैं, सिंध और पंजाब। और उसी तरह अगर हम उनको देखें, उनकी समस्या को समझें, तो हमें समझ में आएगा, जैसे शिवराम जी ने कहा कि ये समस्या जो है यह पानी की मैनेजमेंट की है जी, कि पानी को किस प्रकार जो है हम संजो के रखते हैं, किस प्रकार उसका प्रयोग करते हैं और कैसे जो है उसका। लेकिन जैसे जब अटल साहब की सरकार थी तब भी उन्होंने नदियों को जोड़ने की गलत बात की थी उन्होंने जी। यानी इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स जो है, आप ये सोचें कि जो है कौन सतलुज नदी को आप ले जाके क्या यमुना के साथ मिलाएंगे, यमुना नदी को आप मिला के जो है गंगा के साथ मिलाएंगे, कहां से मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे? और टोटल पिक्चर देखिए। ये तो कहने में बड़ी अच्छी लगती है और सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि पानी सारा जो है हम इस्तेमाल पर जब भारत में इतनी मात्रा में पानी मौजूद है कि कई राज्य ऐसे हैं जो कि हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं, तो ये इंटरलिंकिंग वो ईस्टर्न इंडिया की बात है। ईस्टर्न इंडिया की समस्या ये है कि जो है मैदानी अचानक जो है पहाड़ से नदियां जब आती हैं और अचानक मैदान आ जाता है, वहां पर ना तो जो है उस प्रकार के बांध बन सकते जैसे इस क्षेत्र में बांध बने, जिस कारण जो है वो अचानक जो है नदियां जब मैदान में पहुंचती हैं तो फ्लड करती हैं। वहां पर कोई और टेक्निक जो है, यहाँ पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। मुझे हैरानी होती है कि जब मैं ये देखता हूं कि पाकिस्तान में जो है कितने PhDs हैं वाटर मैनेजमेंट के, और मेरी जानकारी में पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक PhD आज तक जो है पैदा किया है, और वो भी हरियाणा सरकार की नौकरी करता था। वह व्यक्ति जो है हरियाणा सरकार की नौकरी छोड़ के जो है कहीं किसी NGO के साथ काम कर रहा है। इतने सालों में 40-50 साल में आप एक PhD, यानी अब पानी इतनी बड़ी समस्या है और हमारे पास एक्सपर्ट कोई नहीं है उसका। जी, यानी सीरियसनेस इस तरफ बिल्कुल नहीं दिखी नहीं भारत की ओर से। नहीं, पानी की तरफ नहीं दिखी है, पर से पॉलिटिक्स की तरफ खूब दिखी है। तो मतलब मुद्दे के बारे में पॉलिटिक्स करना जिस लेवल पे हुई है भारत में, चाहे वो तमिलनाडु कर्नाटका हो या केरला कर्नाटका के बीच या केरला तमिलनाडु के बीच हो, वहां पर तो दंगे हुए हैं इन मुद्दों पे। और ये हम सबने शायद एक दूसरे की गलतियों से सीखा नहीं है। हम इसी मुद्दे को बॉयल पे लाते हैं, जब बॉयल होता है तो उसके जो भी जिस सरकारें होती है उसका फायदा उठाती है। यहाँ पे भी जो सरकार है, चाहे वो इनेलो की रही हो पहले 2004 में या अभी रही हो हुड्डा साहब की, इस मुद्दे का फायदा उठाना चाहती है। कोई सच्चा सोल्यूशन नहीं है। हम लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि भाई इनेलो के प्रचार के लिए अकाली दल आ गए थे, तो अकाली दल ने कहा कि हरियाणा में हमारी ट्रीटी नहीं है, बाकी पूरे देश में NDA की ट्रीटी है। तो क्या अभी भी हम यही बहाना पेश करेंगे, भाजपा की ओर से यही बहाना देखने को मिलेगा, भाई यहाँ पे हमारी ट्रीटी नहीं है, बाकी जगह पे हमारी ट्रीटी है? नहीं, बहाना तो नहीं है, सच्चाई है। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो जो भाजपा का जो गठबंधन हरियाणा में नहीं होता, इनेलो के साथ, इनेलो और अकाली का गठबंधन है, और पंजाब में भाजपा और अकाली का गठबंधन है। हाँ। तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन टेबल डिसाइड होती है उस हिसाब से चुनाव लड़े जाते हैं। अभी शिवराम साहब कह रहे थे कि जो नदियां इंटरलिंक हैं वो नहीं होनी चाहिए। पोलैंड, अगर आप यूरोपियन यूनियन जाए तो पोलैंड एक ऐसा देश है जो पिछले आज से 10 वर्ष पहले कुछ भी नहीं था। उन्होंने सारी नदियां इंटरलिंक की, पहली बार ऐसा हुआ वहां पर खेती की गई। किसी भी रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट्स आती है वो उसका क्लाइमेट, उसका ज्योग्राफी, वो साइज, अगर साइज रिपोर्ट्स इस बात पे डिपेंड करती है कि वहां के एनवायरनमेंट क्या चीजें हैं जिसके बेस पे वो रिपोर्ट तैयार की गई है। तो जरूरी है कि अगर वाजपेयी, अगर कोई सरकार कोई काम कर रही है, सरकार कह रही है कि हम इंटरलिंकेज रिवर्स करते हैं, उसकी कोई रिपोर्ट रही होगी, जरूर कोई फायदेमंद बातचीत रही है, रिपोर्ट सही होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है डिबेट में। SYL नहर का मुद्दा एक बार फिर से सबके सामने आ गया है, और हरियाणा में ये मुद्दा सभी राजनीतिक दलों के लिए मजबूरी है, क्योंकि अक्टूबर में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल प्राइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।